नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद अराजकता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। सीएम के आवास पर हाई लेवल समीक्षा बैठक चल रही है। बैठक में शासन के अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूदा माहौल को लेकर विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं। बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी वर्चुअली शामिल हुए हैं और इस मीटिंग के जरिए सीएम हर जिले पर पैनी निगाह के साथ तमाम जिम्मेदारों से सीधे तौर पर जुड़ते हुए उन्हें सख्ती से अराजक तत्वों से निपटने के निर्देश दे सकते हैं। तो सीएम की हाई लेवल मीटिंग जारी है और ये मीटिंग उनके आवास पर हो रही है। 6:30 बजे का वक्त सुनिश्चित हुआ था, 7:30 बज चुके हैं। हाई लेवल मीटिंग पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ही ये तस्दीक हो सकेगी कि आखिरकार अब सूबे की तस्वीर कैसी होने वाली है। तौकीर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? 6:30 बजे ये मीटिंग होने वाली थी, अब काफी ज्यादा समय बीत चुका है। वर्चुअली कई अधिकारी, छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, तमाम लोग जुड़े हैं इस मीटिंग में और कोशिश है कि सूबे की नसों में कानून व्यवस्था को कायम किया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया था सुबह टीम 9 की बैठक के बाद ही कि उन्होंने सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही थी और शाम होते ही उन्होंने फिर एक बार मीटिंग बुलाई है। फिलहाल अगर सीएम आवास की बात करें तो वहां पर जो स्टेट लेवल के अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा, चीफ कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान और इस तरह के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, ऐसे अधिकारी उनके आवास पर हैं। इसके अलावा जो जिलों के अधिकारी हैं, डीएम, एडीजी, डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, उनको जो है वर्चुअली जोड़ा गया है और साफ तौर पर वो जिले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जहां पर हिंसा हुई है। 5 से 6 जिले हैं जहां को लेकर चर्चा ज्यादा होनी है। फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद कुछ अधिकारी जरूर फेंटे जाएंगे। शाम तक या यूं कहें कि देर रात तक एक लिस्ट भी आ सकती है जिसमें कुछ आईपीएस के नाम शामिल हो सकते हैं। बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है क्योंकि जो लापरवाही पाई गई है, क्योंकि जिस तरह से पहले पोस्टर जारी किया गया उसके बाद कानपुर में हिंसा हो गई और हिंसा होने के बाद अगले जुमे को लेकर फिर से आशंका जताई जा रही थी कि अगले जुमे को फिर हो सकता है और उसके बाद फिर हिंसा हुई तो कहीं ना कहीं कुछ लापरवाह अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। अब इस मीटिंग के कई मायने भी हैं और इसके अलावा कुछ नए निर्देश भी जारी हो सकते हैं सीएम आवास से, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, 230 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। आगे की क्या कार्रवाई कर रही है और किस तरह से निपटा जाना है उपद्रवियों से, और इसके अलावा क्योंकि अभी एक हफ्ते की बात है, अभी अगले जुमे को फिर एक चुनौती होगी पुलिस के लिए, तो उससे कैसे निपटे और ये कितने दिन तक सिलसिला चलेगा, ऐसे ही पुलिस चुनौतियों को मानती रहेगी। तो इसको कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। तो कई बड़े दिशा निर्देश माने जा रहे हैं, आज जारी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कई निर्देश जारी हो सकते हैं और कई फेरबदल भी इस मीटिंग के बाद सूबे के आला कमानों के बीच में देखने को मिल सकते हैं। साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अमली जामा पहनाने का काम करते हैं, तमाम जो आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, उनके बीच में भी एक तरह की कोशिश हो सकती है कि बदलाव देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हुए बदलाव को लेकर रायबरेली में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसको लेकर सीओ सदर वंदना सिंह ने पुलिस बल के साथ मार्च निकाला है। आसपास के जिलों में हुए प्रदर्शन के मद्देनजर शहर की सुरक्षा बढ़ाई गई। शहर की निगरानी ड्रोन कैमरे से लगातार की जा रही है, तो वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। जुमे की नमाज में जो कानपुर में हुई घटना को लेकर अब रायबरेली पुलिस भी पूरी तरीके से कमर कस रखी है। जुमे की नमाज अभी हाल ही में हुई, कल की जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। आज भी उसका असर देखने को मिल रहा है। आप पीछे देख सकते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अभी भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। इस सिलसिलाती धूप में भी प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है। यहाँ तक कि सिटी मजिस्ट्रेट और साथ ही एडिशनल एसपी और सीओ सदर वंदना सिंह की अगुवाई में लगातार मार्च हो रहे हैं और हर तरह से ड्रोन से भी लोगों पर नजर रखी जा रही है कि किसी तरह की व्यवस्था न फैल सके और कहीं पर कोई अराजक तत्व न हो सके, किसी तरह की कोई हिंसा देखने को न मिले। पूरी तरह से माहौल को अनुकूल बनाने के लिए लगातार धर्मगुरुओं से बातचीत हो रही है और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि माहौल को मोहब्बत वाला बना के रखें। लगातार पुलिस प्रयासरत है और ज्यादातर मुस्लिम बहुल क्षेत्र और मिश्रित आबादियों में पुलिस
लगातार भ्रमणशील है और कहीं चप्पे चप्पे पर अपनी पूरी नजर बनाई हुई है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आफ्ताब खान, जनता टीवी, रायबरेली। सहारनपुर पुलिस ने जुमे की नमाज के बाद हंगामा और प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों की पहचान करते हुए जेल भेजना शुरू कर दिया। पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित करने के बाद एनएसए के साथ उपद्रवियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी अमल में ला रही है। इसी कड़ी में प्रशासन ने मुजमिल और अब्दुल वाकिर पर कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि अब उपद्रवियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है ताकि भविष्य में ऐसे उपद्रवी दोबारा कभी ऐसा कदम न उठाएं। कल जुमे की नमाज के बाद जो कुछ शरारती तत्वों द्वारा उपद्रव किया गया था, जिसमें एक अभियोग दर्ज करते हुए इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक 54 लोग गिरफ्तार हुए हैं और हम उन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हैं जो शामिल रहे हैं, ताकि किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो। सारे वीडियो फुटेज के आधार पे उनमें से अभी 2 जो सक्रिय रहे हैं उपद्रव में, उनको चिन्हित करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। उन पे अन्य कार्रवाई भी हम कर रहे हैं कि उन्होंने उनका जब उनके यहाँ दबिश की तो पाया गया कि उनका घर अवैध रूप से बना हुआ, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि वो फिर कभी इस तरह का अपराध करने से पहले सोचे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कर रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और पत्थरबाजी की घटना पर गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने लोगों को शांति और सौहार्द कायम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि शांति बनाए रखें। कहा कि उत्तर प्रदेश आज ऊंचाई पर जा रहा है। मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर कोई समस्या है तो मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को लिखिए, लेकिन ये पत्थरबाजी करना और भय पैदा करना अच्छी बात नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, शांति बनाए रखे। उत्तर प्रदेश आज ऊंचाई पर जा रहा है और पूज्य महाराज जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ लेके चल रहे हैं। तो इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। आपकी जो भी समस्या हैं कृपया आप उसको डीएम साहब के साथ रखें, अपने प्रशासन पे रखें, मुख्यमंत्री जी को लिखें। लेकिन ये पत्थरबाजी करना, भय पैदा करना, किसी गरीब के रोज़गार दुकान को तोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये सब गलत है और कानून का उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सब जगह अपना नाम ऊंचाई पर कमा रहा है। वो इकनॉमी हो, जीडीपी रेट हो, आज यहाँ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो हम लोगों को एक शांति का माहौल बना के रखना है। अपनी समस्याओं को आप लिखित दें, ज़रूर उस पर सुनवाई की जो आपकी परेशानी है। लेकिन किसी दुकान को तोड़ना, किसी सरकारी प्रॉपर्टी को आघात पहुंचाना कानून का उल्लंघन, ये अच्छी बात नहीं। देखिए, गलत जो भी काम किया होगा, जिसने भय फैलाया होगा, जिसने गलत काम किया, जिसने उकसाया होगा दंगे को, जिसने हत्या करवाने के लिए उकसाया होगा या मारपीट के लिए, उसके लिए कानून अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने भाजपा के 8 और समाजवादी पार्टी समर्थित 3 सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 में विधानसभा के विशेष सचिव और निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने नाम वापसी के समय सीमा समाप्त होने के बाद सभी 11 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया है। साथ ही निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित सभी सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंप दिए हैं। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बिजली कटौती को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसा। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को अयोध्या में थे, जहां उन्होंने बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान काफी देर तक बिजली कटी रही, जिसकी वजह से डिप्टी सीएम को जो वहां पे और अधिकारी भी थे, नेताओं को मोबाइल की फ्लैश लाइट में बैठना पड़ा है। इसका एक वीडियो समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर शेयर किया। वीडियो को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी ने लिखा, अयोध्या में बीजेपी के नवनिर्वाचित कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे केशव मौर्य को कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह से उप मुख्यमंत्री को अंधेरे में बैठना पड़ा। सपा ने तंज कसते हुए पूछा कि उप मुख्यमंत्री जी, सच बताइएगा, बिजली कटने से आप शर्मिंदा हुए कि नहीं। सपा की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि बिजली कटने के बाद वहां मौजूद लोग मोबाइल के फ्लैश लाइट में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए एक हुए दलों की राह अब जुदा हो रही है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले महान दल ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्शन लिया। एक्शन क्या? अखिलेश यादव ने महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य को तोहफे में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी, जो अब वापस मांग ली है, जिसकी एक तथाकथित चैट भी लगातार वायरल हो रही है। हालांकि
जनता टीवी इस चैट की पुष्टि नहीं करता है और ये तमाम तस्वीरें उस दौरान की जब केशव देव मौर्य को फॉर्च्यूनर मिली थी और बड़े ही शालीनता के साथ, बड़े ही प्रेम भाव के साथ उन्होंने इस गाड़ी का स्वागत किया था। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करेंगे। हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक के पहले दिन कुटुंब प्रबोधन विषय पर चर्चा की गई है। बैठक में मौजूद साधु संतों और विहिप नेताओं ने धर्मांतरण, पत्थरबाजी, ज्ञानवापी, मठ मंदिरों की सुरक्षा और सामान्य नागरिक संहिता समेत कई विषयों पर विचार साझा किए हैं। कल बैठक के दूसरे दिन इन मुद्दों पर प्रस्ताव पास हो सकता है। बैठक से बाहर आए साधु संतों ने देश में हो रहे धर्मांतरण को गलत बताया। उन्होंने लोगों से संविधान का पालन करने की अपील की है और कहा कि लोगों को शरीयत के साथ साथ शराफत का भी पालन करना चाहिए। कुमाऊं का एकमात्र महिला अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आलम यह कि हल्द्वानी के इस 100 बेड वाले हाईटेक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं है। यहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट तैनात है, माफ कीजिएगा, रेडियोलॉजिस्ट तक तैनात नहीं है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपको ये भी बता दें कि राजकीय महिला हल्द्वानी अस्पताल में रोजाना 10 से 15 महिलाओं की डिलीवरी होती है। इसके अलावा 150 से 200 महिलाएं रोजाना ओपीडी के लिए पहुंचती हैं। गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए पहाड़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट तैनात न होने के चलते उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। कानपुर में जिला प्रशासन ने विकास दुबे के परिजनों पर बड़ी कार्रवाई की। शिवली क्षेत्र में संपत्ति विकास दुबे के बेटे राम कुमार दुबे की अवैध संपत्ति से अर्जित संपत्ति पर कब्जा किया गया है। पुलिस ने इस अवैध कब्जे की 10,25,88,000 रुपए की संपत्ति पर जब्तीकरण की कार्रवाई करी। इसके अलावा विकास दुबे की बहन चंद्रकांति की लगभग 80,25,000 रुपए की अवैध संपत्ति सील हुई है। साथ ही अपराधी विकास दुबे के जीजा दिनेश कुमार तिवारी की भी लगभग 7,65,000 रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। डीएम नेहा जैन और एसपी स्वप्निल ममगाई ने विकास दुबे के परिजनों पर एक्शन में करीबन 11,13,78,000 रुपए की अवैध संपत्ति की कुर्की का काम किया। राजस्व टीम के साथ ही जिलाधिकारी नेहा जैन और एसपी स्वप्निल ममगोई ने उनके नेतृत्व में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर के विकास दुबे बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के दोषी थे। एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद विकास दुबे को 10 जुलाई 2020 को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतापगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय पर गरीब कल्याण सभा में हिस्सा भी लिया। इसके बाद कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विकास भवन सभागार में सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करी। साथ ही योजनाओं की हकीकत जांचने के लिए जमीनी निरीक्षण भी किया है। तो वहीं उन्होंने शुक्रवार को जुमे के बाद हुए दंगे को लेकर कहा कि स्थितियां पूरी तरीके से नियंत्रित हैं, कहीं कोई दिक्कत अब नहीं है। प्रतापगढ़ में जो गरीब कल्याण योजनाएं चल रही हैं, सभी जनमानस से दिखाई दे है। बड़ी विशाल जनसभा हुई है, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात हुई है, अब जिला प्रशासन के साथ भी हम लोग बैठने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रामपुर में अपने कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम रजा को जिताने का आह्वान किया है। आजम खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विधानसभा एक दिन के लिए गया हूं। भारतीय जनता पार्टी के वजीरों, विधायकों से सिर नहीं उठाए गए। मुझे मालूम था कि मुझसे वो आंख नहीं मिला सकेंगे। आजम खान ने आगे कहा कि मैंने नारा दिया था टीपू सुल्तान बना दो, आज टीपू सुल्तान बन गया है। आज मैं कहता हूं कि आसिम को
राजा बना दो। पहली बात पार्लियामेंट का चुनाव जब पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव कन्नौज से हिसार लड़ रहे थे तब मैंने नारा दिया था उनके घर का नाम है टीपू को सुल्तान बना और उन्हें सुल्तान बनाया। और आज मैं कहता हूँ आसिम को हासिल करना। प्रतापगढ़ से भाजपा कार्यालय में मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में क्या है? भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा सांसद विनोद सोनकर के पीआरओ के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी, जबकि बीच में भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की मारपीट और बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।